अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे की 6 या 7 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें साथ मिला के देखने की ज़रूरत है, डॉट कनेक्टिंग की ज़रूरत है, ये समझने के लिए कि वो लोग कामयाब होंगे पाकिस्तान में जो वाशिंगटन के प्लॉट के साथ खड़े हैं, या फिर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कामयाब होंगे और पाकिस्तान और अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान, पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग रिलेशन जो है वो कायम करने में पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सियासत जो है वो कामयाब हो सकेगी। ये 6-7 डेवलपमेंट्स हैं क्या? अब से 2-2.5 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से एक सुओ मोटो नोटिस ले लिया। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने गुजरांवाला में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। उससे को 2-3 घंटे पहले उन्होंने लाहौर में वुकला के एक बहुत बड़े कन्वेंशन को उन्होंने एड्रेस किया। फिर एक डेवलपमेंट चौथी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका इरादा लग रहा है कि वो हमजा शहबाज, सुप्रीम कोर्ट का जो एक दिन पहले डिसीजन आया, ओपिनियन आई, उसके बाद वो हमजा शहबाज जो इस वक्त एक प्रिटेंडिंग चीफ मिनिस्टर हैं उसकी लीगैलिटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चैलेंज कर सकते हैं। और जो एक्स मेरे हवाले से जो गवर्नर हैं सरफराज उमर चीमा साहब, जो फॉर्मर गवर्नर थे, अभी तक गवर्नर ही नहीं पंजाब का, वो ये कह रहे हैं कि वो भी एक पिटिशन ला सकते हैं गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उस नोटिफिकेशन को, डी नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए जो कैबिनेट डिवीजन ने उनको डी नोटिफाई करने के लिए इशू किया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। फिर हम देख रहे हैं कि IMF में और फिर उसके अलावा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो है उनको बहुत बड़ा वार्म वेलकम मिला, जैसे कि वो ज़ाहिर है किसी बड़ी असाइनमेंट के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया गया। इन सब चीज़ों को जो आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है, अगर आप इसको PTI के लेंस से देखें या ARY के लेंस से देखें, तो आपको लगता है कुकीज़ क्रम्बलिंग, शरीफ जरदारी रजीम जो है वो बिल्कुल आखिरी दमों में है, कोलैप्स करने वाला है। लॉन्ग मार्च शुरू हुई, बल्कि लॉन्ग मार्च के शुरू होने से पहले ही रजीम जो है वो फोल्ड कर जाएगा। लेकिन 2 कम से कम डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसमें आपको शरीफ जरदारी रजीम या वो जो वाशिंगटन के प्लॉट की भी आपको एक काउंटर स्ट्रेटजी नज़र आती है। एक आप देखते हैं कि IMF के साथ दोहा के अंदर एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए एक डायलॉग जो है वो आज शुरू हो गया, और एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल जरदारी जो है वो बड़े ही कैजुअल तरीके से वाशिंगटन में वहाँ के वज़ीर ख़ारजा जनाब टोनी ब्लिंकन से मुलाकात करते हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या वाशिंगटन से कोई सिग्नल आने वाला है शरीफ जरदारी रजीम को बेल आउट करने के लिए? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एक एक करके लेट्स सी ऑल दीज डेवलपमेंट्स वन बाय वन। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जब हम ये डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप ARY के लेंस से देखें और तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिशियंस की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लेंस से आपको देखें, तो फिर आपको लगता है कि रजीम जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स करने वाला है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखें कि कामरान खान साहब जो पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर, बहुत सीनियर टेलीविज़न एंकर पर्सन है और जिनका एक ख़ास पोजीशन है, उनके जो लगातार ताबड़तोड़ किस्म के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, क्योंकि कामरान खान साहब हमारी तरह जज्बाती नहीं है, वो खासा चीज़ों को देख के ही फैसला करते हैं, तो मसलसल मतबातर उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसके लबो लहजा को अगर आप देखें, टोन एंड टेनर को आपको देखें, तो आपको लगता है कि चीज़ें किसी एक डायरेक्शन के अंदर आपको जाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक और भी चीज़ कही जा रही है, और वो चीज़ ये है कि इस्लामाबाद की जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत जो है, इसको व्हील्स विद इन व्हील्स के तौर पे समझने की ज़रूरत है। वाशिंगटन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वाशिंगटन को समझना आसान नहीं है, बिकॉज वहाँ पर व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। लेकिन साथ ही थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टर्म है अंग्रेज़ी में व्हील्स विद इन अ व्हील की, जो यूरोपियन और अमेरिकन लिटरेचर में और पॉलिटिकल साइंस में इस्तेमाल की जाती है, कोई नई टर्म नहीं है। ये तकरीबन 3,500 साल पुरानी एक टर्म है, जो ओल्ड टेस्टामेंट यानी ओल्ड बाइबल, जो जूविश बाइबल है, जो यहूदियों की मुक़द्दस किताब है, उसके अंदर पहली दफ़ा ये टर्म इस्तेमाल की गई। वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जब ये कहा गया कि ये जो लोग, इनकी जो अपीयरेंसेस और इनके जो एक्शंस हैं, इन पे ना जाओ, बिकॉज ये व्हील के अंदर व्हील है, यानी पहिए के अंदर पहिया है, चरखी के अंदर चरखी है। और अब इसका अंग्रेज़ी में मतलब ये है, उस वक्त जो मतलब था बाइबल में, ओल्ड बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, अंग्रेज़ी में इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत सी चीज़ें साइमल्टेनियसली इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ बहुत से मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। आप अपीयरेंसेस पे नहीं जा सकते, यहाँ आपको नहीं पता कि हकीकत जो है इन चीज़ों की क्या है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए व्हील्स विद इन व्हील्स को हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो 2-2.5 घंटे पहले हुई
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अचानक कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओपिनियन आई थी, ज़ाहिर है उसने भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, उसको रीडिफाइन किया, जिसके बारे में मैंने बहुत ही तफसीलन एक एनालिसिस किया था कि कैसे पाकिस्तान के अंदर हैबरमास, युगन हैबरमास की थ्योरी में जिस तरह से पाकिस्तान की पब्लिक स्फीयर को इमरान खान और सोशल मीडिया ने और हम सब ने, आप सब ने, हम सब ने मिलकर रीडिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो बदला हुआ एक मूड है, जो टोन एंड टेनर है, उसे आप उसी पब्लिक स्फीयर की चेंज में, एटमॉस्फेयर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मंगला डैम का स्टील ब्रिज गिरा हुआ जो था दिखाया था। लेकिन अब उसके 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दूसरा फैसला आया है, जहां पर शरीफ जरदारी हुकूमत ने जो बहुत से फैसले किए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के, खास करके FIA के हवाले से, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नोटिस ये कहता है कि खदशा महसूस किया जा रहा है। और ये इमरान खान साहब असल से अपने जलसों में कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का क्या होगा। यानी यही लोग जिनके खिलाफ केसेस बना रखे हैं FIA ने, नैब ने, वही आके FIA और नैब को कंट्रोल कर लें और अपने ऊपर बने हुए केसेस को ख़त्म कर दें, तो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का क्या होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब, इसका नोटिस ले लिया है। और अब जो दिन शुरू हो रहा है, इसमें दिन के 1 बजे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में इसकी प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होगी, जहां हुकूमत से पूछा जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा ह्यूज सेटबैक है इस वक्त शरीफ जरदारी रजीम के लिए। बहरहाल इससे आगे चलते हैं, अगली डेवलपमेंट देख लेते हैं कि आज 2 चीज़ें की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने गुजरांवाला के शहर के अंदर उन्होंने एक बहुत ही बड़े जलसे से, एक जमे गफ़ीर, एक हजूम था इंसानियत का, जिससे उन्होंने खिताब किया। और गुजरांवाला के जहाँ सिर्फ उन्होंने खिताब किया, बल्कि वहाँ पर एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछे और जिस तरह से लोगों ने एक रेजोनेंस थी, एक गूंज थी उनके सवालों के जवाब में, जब वो कह रहे थे कि मेरे साथ चलोगे, इस्लामाबाद आओगे, एक फ़ॉरेन जो प्लॉट है उसे नाकाम बनाओगे, तो वो एक देखने वाला मंजर था। लेकिन ये तो मंजर इमरान खान साहब के हर जलसे के अंदर यही सूरत हाल है कि लाखों लोग होते हैं, तहद्दे नज़र इंसानी सर, इंसानी हाथ नज़र आते हैं, झंडे नज़र आते हैं, गूंज होती है। तो फिर गुजरांवाला की इतनी अहमियत क्यों है? गुजरांवाला में इस अजीम शान जलसे की एक ख़ास अहमियत है। 1980 की दिहाई से, लेट 80s से गुजरांवाला PMLN और नवाज शरीफ साहब की सियासत का गढ़ है। 1985 या 84 में पहली दफ़ा जब जनरल ज़िया उल हक मरहूम ने पहला जलसा करना चाहा, वो बहुत खौफसदा थे। ये लिटरेचर में है कि जनरल ज़िया उल हक को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी अवामी जगह पे खिताब कर सकता हूँ। उस वक़्त उन्होंने कल्टिवेट किया, खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद साहब को, ग़ुलाम दस्तगीर खान साहब को उन्होंने कल्टिवेट किया, जो इस इलाके के बहुत इंपॉर्टेंट नोटेबल हैं। उनका ख़ानदान यहाँ का एक बहुत बाअसर ख़ानदान है। और फिर जनरल ज़िया उल हक की खातर एक बहुत बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज़ किया गया। वो ग़ालिबन जनरल ज़िया उल हक मरहूम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो ह्यूमन गैदरिंग थी, वो अनबिलीवेबल गैदरिंग थी। कहते हैं उस ज़माने में 30-35 हज़ार लोग जो है उस जलसे में इकट्ठे हुए और जनरल ज़िया उल हक बहुत खुश हुए। बाद में जब जनरल ज़िया उल हक का पूरा वज़न जो है वो आ गया नवाज शरीफ साहब की तारीख में, तो फिर ग़ुलाम दस्तगीर खान साहब जो हैं, उनकी सपोर्ट मिली नवाज शरीफ साहब की PMLN को। और उस दिन से आप कह सकते हैं कि अब 30 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं कि गुजरांवाला को PMLN की और नवाज शरीफ साहब की सियासत का घर समझा जाता है। जहां आज खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो इस वक्त पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है गुजरांवाला के, बहुत पढ़े लिखे, बहुत आर्टिकुलेट, बहुत लॉयल है नवाज शरीफ साहब के साथ। तो ये गढ़ है PMLN की, मुस्लिम लीग की सियासत का। लेकिन अब इस गढ़ में तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का जाके इतना जोशीला, इतना बड़ा जलसा करना, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि सेंट्रल पंजाब की और GT रोड की जो पॉलिटिक्स है उसमें वाकई एक तब्दीली आई है। गुजरांवाला की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान ये सबसे बड़ा शहर है। ये एन GT रोड के ऊपर बैठा हुआ शहर है। ये एक ऐसा शहर है जिसने गुज़िश्ता 30-35 बरस में, 40 बरस में इसका फैलाव इतना हुआ कि जो ओल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड है वो गुजरांवाला के अंदर से गुजरती है। ये छोटा रास्ता है, बहुत क्विक, लेकिन इसके दोनों तरफ बाईपास है। एक सियालकोट बाईपास है, दूसरा इसका GT रोड बाईपास है। अब ये शहर इतना फैल चुका है कि GT रोड का बाईपास जो 1980 की दिहाई में बना था या 90s में बना था, वो भी शहर के अंदर आ गया है। जो सियालकोट का बाईपास है वो भी शहर के अंदर है। इतना बड़ा ये शहर है और ये पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल शहर है, कॉटेज इंडस्ट्री है यहाँ पे। इसके करीब फिर आगे सबड़ियाल की पोर्ट है, सियालकोट है। तो इस शहर की एक ख़ास सिग्निफिकेंस है जहाँ इमरान खान साहब
गूंजदार तरीके से लोगों से पूछते हैं कि मेरे साथ मैं जब बुलाऊंगा तो इस्लामाबाद आओगे। ये तो होगी एक डेवलपमेंट। अब इसके साथ एक और डेवलपमेंट इमरान खान साहब की वो क्या डेवलपमेंट है? वो डेवलपमेंट है उनका लाहौर के अंदर वुकला के एक कन्वेंशन के साथ खिताब करना दोपहर को। और ये जो बार एसोसिएशन और कन्वेंशन है लाहौर के अंदर पंजाब का, ये गालिबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा वुकला का फोरम है, जहां इमरान खान साहब जब खिताब करते हैं तो एक देखने वाला मंजर है कि ईवान इकबाल जो है वो बहुत बड़ा हॉल है। अगर आप इसकी फुटेज देखें वो खचाखच भरा है। इसको अंग्रेजी जुबान में कहते हैं पैक लाइक सार्डीन्स। या यूरोप में और अमेरिका में एक आपको लोहे का छोटा सा डब्बा मिलता है जिसके अंदर छोटी छोटी फिश जो है उसको पैक किया हुआ होता है। वो छोटे डब्बे में 20-25 फिश होती हैं, उसको आप खोलते हैं। पैक्ड लाइक सार्डीन्स एक मुहावरा है, यानी पैक्ड लाइक सार्डीन्स वहाँ लोग थे। वहाँ पर ये यानी आप कहें कि तिल रखने की जगह नहीं थी या कदम रखने की जगह नहीं थी, उससे भी बेहतर ये होगा कि वहाँ सांस लेने की गुंजाइश नहीं थी। इतनी बुरी तरह से वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, यानी उस हॉल के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग मौजूद थे। बाहर स्क्रीन्स रखी गई थी, उसके ज़रिए भी सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं इस कन्वेंशन को देख रहे थे। अंदर इतना बुरा हाल था गर्मी में 18 मई की तारीख में कि लोगों ने मुसलसल जो इन्विटेशन कार्ड था, एंट्री कार्ड था, उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे पंखे के तौर पे। वहाँ आदमी भी थे, वहाँ औरतें भी थी, वहाँ नौजवान वकील भी थे, मिडिल एज के लोग भी थे, उम्र रसीदा वकील भी थे। और डिसिप्लिन के इतने बुरे हालात इन दी एंड हो गए कि इमरान खान साहब के साथ सेल्फियाँ खिंचवाने के लिए वुकला स्टेज पे चढ़ गए। बहुत कोशिश की गई कि उनको स्टेज से उतारा जा सके, लेकिन आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब स्टेज पे नज़र ही नहीं आ रहे थे। और इमरान खान साहब ने बहुत मुश्किल से चंद मिनट ही वहाँ पे बात की होगी। और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी हैज़र्ड भी था। अगर मैं इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का इंचार्ज होता तो मेरे तो होश उड़े हुए होते। जिस तरह से लोग इमरान खान साहब के ऊपर गिर रहे थे, वो इमरान खान की हिम्मत है कि वहाँ पर भी अपनी बात को मुकम्मल कर सके। कहा क्या उन्होंने वहाँ पे? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोई सियासी तहरीक वुकला की पार्टिसिपेशन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। आपको याद होगा, अब मैंने एक से ज़्यादा वीलॉग में कहा था कि इमरान खान साहब को जो और प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी सियासत के, नॉन पॉलिटिकल पार्टी प्लेयर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की वुकला के फोरम्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनको एंगेज करना होगा। मैंने कहा था उनको फार्मर्स को एंगेज करना होगा, बिल्डर्स को एंगेज करना होगा, प्रोफेशनल सोसाइटीज़ को एंगेज करना होगा, नर्सों को एंगेज करना होगा, वगैरह वगैरह। और अब आप देखा कि उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से वुकला को यहाँ पर एंगेज किया। और उन्होंने वुकला को कहा कि पाकिस्तान की तहरीक जो थी, क़याम पाकिस्तान की जो तहरीक थी, उसमें भी वुकला का बहुत ही कलीदी रोल था। उन्होंने लोगों को याद करवाया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल भी वकील थे। और उन्होंने कहा कि वुकला की तहरीक का भी उन्होंने जिक्र किया 2007 की। तो यहाँ उन्होंने बहुत ही भरपूर तरीके से पंजाब के जो वकील हैं उनकी उन्होंने सपोर्ट हासिल की, उन्होंने तायद हासिल की। इस लिहाज से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था। और उन्होंने पंजाब के वुकला को लाहौर में कहा कि मुझे इस बैरूनी प्लॉट, अमेरिकन प्लॉट और डिज़ाइन को फेल करने के लिए आप सबकी तायद की ज़रूरत है और आप मेरी मदद करेंगे। और बहुत ही रेजोनेंस में वुकला ने कहा कि मदद करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए कि गुजरांवाला के शहर की तरह वुकला को भी समझा गया कि वो PMLN का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पॉकेट है। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वो सूरत हाल भी तब्दील हो गई। अब इसके अलावा जो हमने डेवलपमेंट देखी, वो डेवलपमेंट हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने, जो फवाद चौधरी साहब ने खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टॉक की, कि तहरीक इंसाफ ने असूली तौर पे फैसला किया इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड ओपिनियन ऑफ येस्टरडे। जो ओपिनियन नहीं है अब तो उसके बारे में तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि वो एक डायरेक्शन है, वो एक जजमेंट है, वो एक डिसीजन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो मुनहरफ अराकीन हैं बेसिकली एज पर द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन एंड स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेजर प्लेयर्स हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की मर्ज़ी मंशा, वो उसको डिक्लेयर करे ना करे, उसकी मर्ज़ी और मंशा और उनकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ जो है उनके मेंबरान जो हैं वोट नहीं डाल सकते। 4 जगहों पे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, बजट में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। वहाँ वोट अगर डालेंगे भी तो वोट काउंट नहीं होगा, वो डिसरिगार्ड किया जाएगा। इन व्यू ऑफ दैट डिसीजन, इन व्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेशन, अब तहरीक इंसाफ का एक कहना था, जो कहा फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने, कि हम हमजा शहबाज के चीफ मिनिस्टर, जिसको आप प्रिटेंडर कह रहे हैं सब लोग, उनकी लीगैलिटी, जो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, जो पंजाब की इंतज़ामिया को, वहाँ के इंतज़ामी ढांचे को कंट्रोल कर रहे हैं, यही वो इंतज़ामी ढांचा है जिसको हो सकता है 48 घंटे के बाद क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल किया जाए इमरान खान के मुमकिन लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़। तो हम इसकी
पोजीशन जो है हमजा शहबाज की, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे और ये पिटिशन कल सुबह आ सकती है, यानी अब से चंद घंटों में 9 बजे के बाद 10 बजे ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ सकती है। ये कहना था जनाब फवाद चौधरी साहब का। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, एक और भी बात है कि एक और भी खबर गर्दिश कर रही है, वो ये है कि जो गवर्नर थे फॉर्मर तहरीक इंसाफ के उमर सरफराज चीमा साहब, वेरी बोल्ड मैन, जो अभी भी कह रहे हैं कि मैं गवर्नर हूँ, हालांकि फेडरल गवर्नमेंट ने उनको चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने डी नोटिफाई कर दिया था। ये डी नोटिफिकेशन की थी कैबिनेट डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी ने, और अब उनका ये कहना है कि मैं इसके खिलाफ एक पिटिशन ला रहा हूँ इस डी नोटिफिकेशन के खिलाफ, जो गालिबन आएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और गालिबन डॉक्टर बाबर ऐवान जो हैं इस पिटिशन को, इस अपील को लीड करेंगे, वो इसे फाइल करेंगे। वो ये कहते हैं कि जो डी नोटिफिकेशन मेरी की गई ये इसलिए गलत है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टिव ये था कि डी नोटिफिकेशन नहीं हो सकती। उनका ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन ये थी, एडवाइस ये थी कि इन व्यू ऑफ द सिचुएशन इन पंजाब, जहां हमजा शहबाज की जो 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 वोट हुआ था, जिसके नतीजे में वो चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, वो दर हकीकत गैर कानूनी था। ये पोजीशन है जो पहले दिन से उमर सरफराज चीमा की है। यही वो पोजीशन है जिस पे उन्होंने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से ओपिनियन ली थी, और डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनको डी नोटिफाई करने से इनकार कर दिया था। अब इन व्यू, अब क्यों कह रहे हैं उमर सरफराज चीमा साहब, वो तो कई दिन से ये चीज़ कह रहे थे, लेकिन अब उमर सरफराज चीमा के जो मौक़िफ़ है उसको तक़वीत कहाँ से मिली है? वो मिली है एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आई है, जो उनका डिसीजन आया, जो ओपिनियन आई है, जिसमें कहा गया कि मुनर्रफ अराकीन जो है उनका वोट डिसरिगार्ड किया जाएगा। और इसके ऊपर पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन जो कानूनदान हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब, उनकी ओपिनियन कई प्रोग्राम्स में आप सुन चुके हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो इस सुप्रीम कोर्ट की डिटर्मिनेशन और ओपिनियन आने के बाद बिल्कुल कतई तौर पे ख़त्म हो चुकी है। और उनसे जब पूछा गया एतजाज़ साहब से कि हमजा शहबाज को क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ हिज काउंटर स्ट्रेटजी, उनका हमजा शहबाज के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन है कि हमजा शहबाज जो हैं वो अब घर जाके बैठें, वो दफ्तर खाली करें, बिकॉज उनकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। ये वो बदलती हुई सूरत हाल है जिसमें उमर सरफराज चीमा जो है वो अपनी पिटिशन या अपनी एप्लीकेशन ला रहे हैं अगेंस्ट डी नोटिफिकेशन जो कि कैबिनेट डिवीजन ने उनकी की है। ये तो हो गई सारी डेवलपमेंट जो एक डायरेक्शन में आपको जाते हुए नज़र आती हैं। और इसके अंदर अगर आप इस चीज़ को ऐड कर दें कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो पहुँचे एक दिन पहले, उनको कराची में जिस तरह का वार्म वेलकम मिला, लगता था बहुत ऑफिशियल पोजीशन के लिए उनको कंसिडर किया जा रहा है। और वैसे भी हफीज़ शेख साहब भी बहुत समझदार आदमी हैं, और हफीज़ शेख साहब भी इतने फारग और फालतू नहीं है कि वैसे ही आ जाएँ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से अपनी बेल करवाएं, 10 दिन के लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल लें। समझदार आदमी है, बड़े बड़े मतलब क्लेवर हैं, बड़े स्मार्ट हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर उनको बुलाया गया है तो अब तासुर यही है कि उनको बुलाया गया है एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे कंसिडर करने के लिए, और वो एक जो नया इंटरम सेटअप चंद दिनों में बन सकता है उसे हेड करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। पहले उनके CV में वो एक ज़माने में सिंध के चीफ रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर, फिर वो पहली दफ़ा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने इमरान खान की गवर्नमेंट में, और अब वो एक इंटरम सेटअप के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। और इसके बारे में कल मैंने वो आपको पाकीज़ा का गीत और गाना याद करवाया था कि इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, गलत मैंने कह दिया था कि छीन लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ज़ाहिर है मैंने फिल बदी ही वो बात घड़ी थी उस वक्त, उसी वक्त मुझे वो जहन में ख्याल आया था, कोई मैंने कोई बहुत तो वो जो इन्हीं लोगों ने पहले भी आते रहे हैं, तो किन लोग उनको लेकर आए थे बात बड़ी क्लियर है कि उनको कौन लोग लेके आए। लेकिन इससे चीज़ें सेटल नहीं हो जाती हैं सारी की सारी। अब हम इसका एक काउंटर व्यू भी ले लेते हैं, जो मैंने शुरू में कहा, व्हील्स विद इन द व्हील, जो ओल्ड टेस्टामेंट के ज़माने से 3,500 साल से अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर या यूरोपियन लिटरेचर में ये इस तरह चली आ रही है कि चीज़ें उस तरह से नहीं हैं होती, क्योंकि इतने मूविंग पार्ट्स हैं, इतनी मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं कि आप उसमें से नेसेसरीली वो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते जो आपको ARY के न्यूज़ बुलेटिन में से मिल रहा है या जो कामरान खान साहब के ट्वीट्स में से हमें नज़र आ रहा है। वो दो डेवलपमेंट्स क्या हैं जो इस पूरी ट्रेन ऑफ थॉट को, जहाँ लोग ये सोच रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर शरीफ सरदारी रजीम फोल्ड होने वाला है, तो इसके रास्ते में जो काउंटर व्यू है और काउंटर स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है। देखिए, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का फाइनेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दोहा पहुँच गए 18 तारीख को, और एक आध दिन में कहा जा रहा है कि डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी दोहा पहुंचेंगे, जहां IMF की जो टीम है उनके साथ उनके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए मुलाकात शुरू होगी। इससे पहले IMF की जो टीम ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट दी थी आज से 10, 12, 15 दिन पहले, वो ये दी थी
कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की टॉक्स तभी शुरू होंगी जब पाकिस्तान पहले जो सब्सिडीज़ दे रखी हैं इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी पे, उन सब्सिडीज़ को ख़त्म करेगा, प्राइसेस को रेज़ करेगा, अपनी इंटेंशन शो करेगा और अपने 7,000 अरब रुपए का जो रेवेन्यू है उसे रेज़ करने की इंटेंशन शो करेगा। यानी टैक्सेस में एक प्लान लेके आएगा कि हमें कैसे नए टैक्सेस लगाने, तो उसके बाद ये टॉक्स जो हैं हो सकती हैं। अब आपने देखा है कि ये टॉक्स आज शुरू हो गई हैं विदाउट मीटिंग द प्री कंडीशंस ऑफ IMF। आज अशफाक हसन खान साहब जो पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, जो हुकूमत के एडवाइज़र रह चुके हैं, हुकूमत के साथ मिनिस्ट्री फाइनेंस में काम कर चुके हैं और IMF के हवाले से बहुत बड़ी एक मुस्तनद अथॉरिटी है, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन का, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब 2013 और 2016 के दरमियान जो IMF का प्रोग्राम था, जो इसहाक डार साहब को मिला था जब PMLN की हुकूमत थी, तो उस वक्त दुबई में मीटिंग्स हुआ करती थी और 16 जो रिव्यू हुए उसमें से 15 में इसहाक डार साहब को वेवर मिल गया था। तो IMF ज़ाहिर एक पॉलिसी टूल है और अगर वाशिंगटन का सिग्नल आता है तो फिर IMF जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। सिर्फ वाशिंगटन का तो इतना ही एक सिग्नल आएगा IMF की टीम को कि हाथ ज़रा खुला रखना है, ज़रा सॉफ्ट रखना है, कोई गुंजाइश पैदा करनी है, कोई लंबा चौड़ा टेक्स्ट मैसेज नहीं, ये तो 4 लफ्ज़ों का टेक्स्ट मैसेज जो है वो वाशिंगटन से जनरेट होगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड इसके साथ ही देखें कि ये IMF लेवल जो स्टाफ लेवल टॉक्स हैं दोहा के अंदर, ये ऐसे वक्त में शुरू हो रही हैं जब पाकिस्तान के नए मुंतखब वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो वाशिंगटन पहुँचते हैं और कमाल तरीके से वाशिंगटन पहुँचते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में तो डेफिनेटली शायद दुनिया की भी जो पिछली 25 क्वार्टर सेंचुरी की तारीख़ है उसमें वो दुनिया के सबसे रिलैक्स्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। जिस तरह से आप देखिए वो गाड़ी से निकलते हैं और वो उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, कैजुअल ड्रेस पहना हुआ है, वो लग ही नहीं रहा कि वो किसी सरकारी काम में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन लेकर वाशिंगटन आए। वो ऐसा लग रहा है अपनी किसी गर्लफ्रेंड को या दोस्त को मिलने के लिए वो वाशिंगटन तशरीफ़ लाएँ। और अगर आप वो उसको देखें फुटेज को तो उनके आगे पीछे, बिलावल ज़रदारी के आगे पीछे सब लोग जो हैं, गार्ड्स भी, दरवाज़ा खोलने वाले भी जो लोग हैं, जो होटल में रिसीव करने वाले लोग हैं, वो फॉर्मल जगह है, सबने सूट पहने हुए हैं, प्रॉपर ड्रेसअप हुआ है। लेकिन बिलावल ज़रदारी का लग ही नहीं रहा कि वो किसी सीरियस मिशन पे आए हैं। वो तो लग रहा है कि एक ऑप्टिक्स के लिए आए हैं। और बहरहाल अच्छी बात यह है कि जब उनकी टोनी ब्लिंकन से, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उनकी मुलाकात होती है तो उस वक्त बिलावल ज़रदारी जो हैं वो सूट पहन लेते हैं। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी वाशिंगटन से बात होनी थी वो गालिबन हफ्ता 10 दिन पहले जब एक कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत की वाशिंगटन में मीटिंग हुई तकरीबन 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, तो वहाँ पर ये रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें FATF से भी निकलवाइए और हमें IMF के लिए आपकी मदद चाहिए। तो अगर वहाँ मदद प्रॉमिस हो गई है तो अब वो सिग्नल अगर आ गया है वाशिंगटन से IMF के, तो फिर IMF की क्या औकात और IMF की क्या हकीकत और IMF की क्या बात, क्या IMF जो है जो बनाए इसलिए गया था, जो अभी चीज़ की जा रही है कि वो जो है कोई अल्ले तल्ले करे, तो फिर तो वहाँ से रिलीफ मिलेगी। और अगर वाशिंगटन से, अगर IMF से रिलीफ मिलती है शरीफ ज़रदारी रजीम को जब मिफ्ता इस्माइल जाते हैं, तो उस रिलीफ का मतलब ये होगा कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मिल जाता है और 30 जून से पहले ऐलान हो जाएगा कि $1 या $2 बिलियन जो है वो मिल सकता है शरीफ ज़रदारी रजीम को। अगर ये ऐलान हो जाता है अगले 48 घंटों में तो हुकूमत एकदम बहुत मजबूत नज़र आने लग जाएगी। और मजबूत लगने का मतलब ये है कि फिर सऊदी अरब और UAE जिन्होंने मज़ीद कोई तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर जो हैं उसकी रिलीफ का लेवरेज देना है, रिलीफ देनी है शरीफ ज़रदारी रजीम को, वो रिलीफ गारंटेड है, वो नथी है, वो जुड़ी हुई है, लिंक्ड है IMF के अप्रूवल के साथ। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर IMF का अप्रूवल और सिग्नल मिलता है इस रजीम को तो फिर इस रजीम को इंटरनेशनल क्रेडिट जो है वो बहुत सी जगहों से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जो प्राइवेट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बहुत बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन पे इस रजीम को रिलीफ मिल सकती है। ये वो क्रूशल क्वेश्चन है जिसका आउटकम हमें नहीं पता ठीक तरह से, क्योंकि एक तरफ से वाशिंगटन देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर की सियासी सूरत हाल क्या है, सड़कों पे क्या सूरत हाल है, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी किस तरह की है, पाकिस्तान के अंदर एक मिडिल क्लास के अंदर एक एंटी अमेरिकनिज्म है, ये सब चीज़ें वाशिंगटन देख रहा है। वाशिंगटन क्या करेगा? क्या वाशिंगटन कमिटेड है कि शरीफ ज़रदारी रजीम को अगले 18 महीने, 14 या 18 महीने सपोर्ट करना है? ये वो क्रूशल क्वेश्चन है जिसका जवाब इस वक्त हमारे पास नहीं है। 4 कम अज़ कम हमारे पास सिम्टम्स ऐसे आए हैं, साइन एंड सिम्टम्स, जिससे हमें लगता है कि शरीफ ज़रदारी रजीम के टेक ओवर करने के बाद
वो सिग्नलिंग की गई है, वो सब कॉस्मेटिक है, ऑप्टिक्स हैं वो सारे के सारे, सब्सटेंटिव उनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। उसमें एक चीज़ अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एरियल अटैक करना शरीफ ज़रदारी रजीम के आने के बाद, जो चीज़ पिछले 3.5-4 बरस में सोची नहीं जा सकती थी। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड ऑफिस खोलना, दूसरी चीज़ ये ऐलान कर देना कि सीपेक अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ख़त्म कर रहे हैं। और चौथा ये ख़बर आना कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स का एक डेलीगेशन जो है बड़े विजिबल तरीके से इसराइल जाता है और इसराइल के प्रेसिडेंट से मुलाकात करता है, वहाँ फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ अहमद कुरैशी साहब जो बहुत सेंसिबल और इंटेलिजेंट आदमी है, उनकी वहाँ से वीडियोस करना और उस पर करना। अब मुझे इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी इन प्रिंसिपल आप मुखालफत कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इन सब चीज़ों की जो टाइमिंग है एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी हुकूमत जिसके अभी कदम जमे ही नहीं है, जिसको सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चैलेंज है, उसका इंडिया के साथ ट्रेड ऑफिस खोलने की बात करना, उसका चीन की सीपेक अथॉरिटी जो चीन की रिक्वेस्ट पे, चाइनीज़ कॉर्पोरेट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाइनीज़ कंपनीज हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे सीपेक अथॉरिटी कायम की गई थी। ये बिल्कुल गारंटेड, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि चीनी कंपनियां बहुत हैरान और परेशान है इस पूरे डिसीजन से, और उनकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के ऊपर सीपेक अथॉरिटी जो है वो बनाई गई थी। और फिर ये इसराइल वाली जो बात है, यू नो वेरी वेल कि मैंने एक से ज़्यादा वीलॉग इस हवाले से किया कि पाकिस्तान को रियासत के लेवल पे ये ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से, और हमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी 1992-93 में, जब हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात हम इस्टेब्लिश नहीं कर सके। लेकिन मेरा वो जो आर्गूमेंट है वो ये था कि हमें उसके लिए एक एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप करनी, ऑप्टिक्स का काम नहीं था। यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं ये ऑप्टिक्स है, ये इसराइल ऑप्टिक है, ये ऑप्टिक किसी ने करवाया है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड ऑफिस ऑप्टिक है, सीपेक अथॉरिटी को एबॉलिश करना ऑप्टिक है, अफगानिस्तान के अंदर गनशिप हेलीकॉप्टर का अटैक कर देना या मिसाइल रॉकेट मारने और ये खबर आनी कि वहाँ 40 लोगों की हलाकत होगी, ये सब ऑप्टिक्स हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जहाँ किसी को ये पैगाम दिया जा रहा है वाशिंगटन को, देखिए वी आर प्रिपेयर टू प्ले बॉल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर इस मौके पे वाशिंगटन ने बेल आउट करना है शरीफ ज़रदारी रजीम को, तो बस फिर अगले 48 घंटों के अंदर अंदर आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी। जो क्रूशल क्वेश्चन है कि क्या वाशिंगटन का प्लॉट और वो जो लोग वाशिंगटन के साथ खड़े हैं वो कामयाब होंगे 48 या 72 घंटों में, या वो पाकिस्तान की आवाम जो चाहते हैं कि वाशिंगटन के साथ, यूरोप के साथ और हिंदुस्तान के साथ सेल्फ रिस्पेक्टिंग रिलेशनशिप होने चाहिए हमारे अपने टर्म्स एंड कंडीशन में, वो कामयाब होते हैं। ये वो चीज़ है जिसका जवाब हमें अभी ठीक तरह से पता नहीं है। थैंक यू सो मच।